गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रभा जी, आज अपन एमीन की नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं। एमीन की लास्ट क्लास में अपन ने उसके सेपरेशन के कुछ मेथड्स पढ़े, जिससे अपन सेपरेट भी कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। उसी मेथड को कंटिन्यू करते हुए आज अपन नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, प्रभा जी आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बड़ा सिंपल है, क्योंकि जिसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है उनको प्रभा जी आसवन से आसानी से पृथक किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन की, इन तीनों की बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होता है, क्योंकि तीनों अलग अलग प्रकार के एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे जैसे एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इनका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो पहली विधि अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं हॉफमान मस्टर्ड ऑयल। हॉफमान मस्टर्ड ऑयल इस अभिक्रिया का उपयोग एमीन की विभेदीकरण और पृथक्करण, डिस्टिंग्विश करने में, सेपरेशन दोनों में काम आता है। ठीक है, एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से करवाते हैं। एमीन की रिएक्शन किससे करवा देते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड से। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पे आपको रिएक्शन शो हो रही है। ये एमीन लिया, इस एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से करवाएं। जैसे एमीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करवाएंगे, अपने पास ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया होगी। इसकी क्रिया अपन HgCl2 से करवाएंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड से करवाएंगे। और मर्क्यूरिक क्लोराइड मैथिल थायोआइसोसाइनाइड देगा। क्या देगा? मैथिल थायोआइसोसाइनाइड। और ये मैथिल थायोआइसोसाइनाइड जो है, इसकी गंध कैसी होती है? सरसों के तेल की। तो अपन पहचान लेंगे कि जो अपन को दिया गया है और सरसों जैसे गंध आ रही है, तो अपन कह देंगे इट इज़ अ प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन है। फिर बात करें द्वितीयक एमीन की। द्वितीयक एमीन की जब रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड और KOH से करवाई जाती है, तो एन टेट्रा एल्किल थायोयूरिया का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं। जैसे ये अपने पास है प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी की बात करें, ये इसने क्या किया? 2 मोल इसकी रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके एन टेट्रा एल्किल थायोयूरिया बनाएंगे। और थायोयूरिया बनने पर अलग हो जाएगा। तो पहले वाले ने मैथिल आइसोसाइनाइड बनाया जिसके सरसों जैसी गंध थी। दूसरे ने 2 डिग्री एमीन ने थायोयूरिया का फॉर्मेशन किया। और तीसरा तो आपको मालूम ही है, टर्सरी एमीन है। टर्सरी एमीन रिएक्शन ही शो नहीं करता। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। कई रिएक्शन ऐसी होती है जो आयनिक रिएक्शन अगर आप करवा रहे हैं तो आयनिक मीडियम लेना पड़ता है, और ऑर्गेनिक नॉन आयोनिक रिएक्शन तो ऑर्गेनिक मीडियम लेना पड़ता है। अपन एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है जिसके कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण। उसका उपयोग लेके जो आयोनिक रिएक्शन है उसमें अपन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी काम ले सकते हैं, और इनऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें भी। तो इस रिएक्शन में होता कैसे है एक्चुअली, जलीय अगर स्टेज है तो जलीय स्टेज में आयनिक जो होगा वो कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक स्टेज में जो सॉल्युबल है वो ऑर्गेनिक होगा। तो अपन इसको रिएक्शन को अगर जो जलीय माध्यम वाला है उसको आयोनिक में ले जाना है, तो अपन एक सॉल्ट डाल देते हैं जिसका नाम है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या करता है? फेज ट्रांसफर कैसे जो ऑर्गेनिक स्टेज वाला है उसको एक्वस स्टेज में ले जाता है, और एक्वस स्टेज वाले को ऑर्गेनिक स्टेज में ले जाता है। यानी आयंस जो है उनका परस्पर एक्सचेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है, और एक है RX। तो जैसे ही आपने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डाला, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या करेगा कि किसी एक आयन को लेके आ जाएगा इसको, तो ये एल्किल हैलाइड जो है उसको RCN में बदल देगा। ठीक है, या फिर क्या करेगा? नेगेटिव आयन ले जाएगा। नेगेटिव आयन आएगा तो वो NaX। इस तरह से आयन एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। 3 डिग्री एमीन प्रबल क्षार होता है। यार क्वाटरनरी अमोन जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया चतुष्क अमोनियम लवण जो एसिड अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है। 3 डिग्री एमीन प्रबल क्षार है जो जल्दी से एसिड से रिएक्शन करके
क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो SN2 रिएक्शन जो है उसमें कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। ओके बच्चों, हुआ क्या, नाभिक से नहीं अभिक्रिया आयनिक प्रवृत्ति रखती है, जो ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। ठीक है, नाभिक से नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल आयनिक होता है जो ध्रुवीय विलायक, क्योंकि एल्काइल हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति रखता है, अतः अध्रुवीय विलायकों में विलय रहता है। लेकिन ये अभिक्रिया उच्च ताप पर करवाई जाए तो विलायकों का विघटन हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर लगाने तो विलायक, जिससे उत्पाद को पृथक करना मुश्किल हो जाएगा। अतः इस अभिक्रिया में प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक की सहायता से आसानी से करवाई जा सकती हैं। इस विधि के लिए दो विलायक लेते हैं जो परस्पर एक दूसरे में विलय नहीं होते। इसमें एक जलीय विलायक होता है और दूसरा कार्बनिक विलायक। जलीय विलायक में नाभिक से नहीं न्यूक्लियोफाइल घुला हुआ होता है, और कार्बनिक विलायक में एल्काइल हैलाइड। दोनों क्रियाकारक भिन्न भिन्न प्रावस्था में है तो अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक मिला दिया जाए तो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अवस्था फर्स्ट, पहली कंडीशन में बनाया जाएगा, दोनों अलग अलग थे तो उनके बीच में कोई आयन एक्सचेंज नहीं हो रहा था, यानी कहने का मतलब है किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। ठीक है, क्योंकि साइनाइड कार्बनिक विलायक में प्रवेश करता है जिससे एल्काइल हैलाइड के संपर्क में नहीं आता। अवस्था सेकेंड फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट मिलाते ही साइनाइड कार्बनिक अवस्था में प्रवेश, साइनाइड जो है ऑर्गेनिक फेज में प्रवेश करता है तो आसानी से एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर लेता है। इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नाइट्रस अम्ल के साथ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के बाद अगली अभिक्रिया जिससे अपन पृथक कर सकते हैं वो है नाइट्रस एसिड के साथ। ओके, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन NaNO2 HCl के साथ अभिक्रिया करता है और अल्कोहल देता है। क्योंकि 1 डिग्री एमीन है और उसकी आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा दी वो अल्कोहल ही देगा, यानी NH2 समूह जो है वो OH समूह में कन्वर्ट हो जाए। देखिए जैसे रिएक्शन ये आपको यहाँ दिख रही होगी रिएक्शन, ये एमीन है प्राइमरी एमीन, इसकी रिएक्शन से करवाए तो देखो अल्कोहल निकल गया, N2 समूह ग्रुप आ गया और H2, इस तरह से अपने पास ये अल्कोहल निकल गया। अल्कोहल के बाद में ये कौन सी चीज़ निकल गई, N2 नाइट्रोजन निकल गया, अल्कोहल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लास्ट में जो बचा है H2। इस तरह से जो NH2 ग्रुप अपने पास था वो NH2 ग्रुप जो है वो किस में बदल गया बच्चों, NH2 ग्रुप, ये NH2 ग्रुप किस में बदल गया, OH ग्रुप। इस तरह से रिएक्शन होगी प्राइमरी एमीन। लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जो है, अगर आपने भाई NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन वही NH2 ग्रुप OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस केस में फिनॉल देगा। लेकिन यहाँ टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर शुड बी मोर देन 278 डिग्री सेल्सियस, 278 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। 278 डिग्री सेल्सियस से या उससे कम रख दिया तो फिर प्रोडक्ट जो है वो क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यदि एरोमेटिक एमीन 1 डिग्री, ये चीज़ मैंने लाइन मेंशन कर दी है, नोट डाल कर लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अगली बात अगर अपन करने जाए तो अगला अपना टॉपिक ही चेंज हो जाता है, ये हो गया कंप्लीट एमीन। अब अगला अपना जो टॉपिक है वो है बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आज अपन इसकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जनरल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, संरचना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की संरचना अगर देखी जाए तो बेंजीन वाले से N2 समूह जुड़ा होगा, क्योंकि एजो शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा में एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन परमाणु और नाम है डाइएजो। डाइएजो का मतलब क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन परमाणु, इसलिए इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम। नियम क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जैसे ये संरचना है, बेंजीन है, इस बेंजीन रिंग से N ट्रिपल बॉन्ड N क्लोराइड, ये लवण ले लो, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, Cl माइनस ले ली, इस नाइट्रोजन प्लस। तो देखो कितने नाइट्रोजन है, 2, कौन सा चार्ज है, प्लस, तो बेंजीन, ये बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन डाइएजो प्लस, तो EM डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम एंड क्लोराइड। ओके डियर्स, ठीक है। चलिए अगर
ये इसकी रेजोनेंट सॉरी इसकी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन समूह उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं अनुनादी संरचना। ये अनुनादी संरचनाएं अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और उसी के साथ अपन इस टॉपिक को भी क्लियर कर देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।